किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ के ब्रदर्स इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट संजय किर्लोस्कर, श्री विशाल सोनी, श्री अतुल मुले, श्री विक्रम कसबेकर, सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्राज इंडस्ट्रीज़, किर्लोस्कर मोटर्स, ARI इनको ये विशेष प्रकार की ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने आज काम किया है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले अनेक सालों तक जो आज जिस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन यहाँ हुआ है, वो भारत के भविष्य के पर दूरगामी परिणाम करने वाला है। आप सबको पता ही होगा कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं मंत्री बना तो हमारा वर्ल्ड में 12वां नंबर था, सातवां नंबर था और 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। पर एक 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अभी हम लोग तीसरे नंबर पर आए हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री के कारण है। हमारी भारत सरकार को और राज्य सरकार को GST के रूप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है। और विशेष रूप से जो 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब्स दिया इस इंडस्ट्री ने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इस इंडस्ट्री की ये प्लस साइड है, वैसे इसकी माइनस साइड ये है कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते देश का 40% एयर पोल्यूशन आज मोटर ट्रांसपोर्ट के कारण होता है और ये भी हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है। हमारे सोसाइटी के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन के कारण हमारे जीवन में कितने दुष्परिणाम हो रहे, ये शायद हम अभी भी सीरियसली नहीं समझ पा रहे हैं। और इसलिए सबसे पहली बात है कि हमारी जो नीतियाँ हैं वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र्य, ये बातें हम स्वाधीनता के आंदोलन से कर रहे हैं। का है 22 लाख करोड़ का। हमें आज खुशी है कि हमने बड़े प्रमाण पर फॉरेन एक्सचेंज को कम किया है फॉसिल फ्यूल के कारण, पर 22 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है अभी भी हर साल बढ़ रहा है। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि एक नेचुरल हिंदुस्तानियों के लिए वरदान है कि हाउ टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड हाउ टू इंक्रीज ऑटोमोबाइल नंबर, दोनों गति से बढ़ रहा है। और इसलिए आज हमारी समस्या ये है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होना, ये कितना बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरी ओर विशेष रूप से हमारे प्रदूषण के कारण हमें कितनी गंभीर समस्या है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इन दोनों बातों के लिए अगर हमको इसको प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व करना है तो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का महत्व हम समझ सकते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में जो हमारे गांवों की स्थिति है, गांव, गरीब, मजदूर और किसान की जो रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति है, वो लगातार जिस प्रमाण में प्रोग्रेस होने के बजाय डिटोरेट हो रही है। इसका कारण ये है कि हमारे टोटल GDP ग्रोथ में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22 से 24% है और हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52 से 54% है।
और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारे इसमें कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में, वो 12 से 14% है। और जो पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है वो 60 to 65% है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनना है। ये उसी समय संभव होगा जब हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ ये 22 से 24% तक जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नीति जो हमारी सरकार ने स्वीकार की है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जब एक समय हमारे यहाँ जब इथेनॉल की शुरुआत हुई तो ये भी चर्चा हुई कि फूड वर्सेस फ्यूल, बहुत चर्चा हुई। आज हमारे देश में फूड सरप्लस है, सरप्लस राइस, सरप्लस व्हीट, सरप्लस कॉर्न, सरप्लस शुगर। हमें रखने के लिए जगह नहीं है। हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर पंजाब और हरियाणा में चावल और गेहूं रखने के लिए उसका उपयोग हमको करना पड़ा। और इसलिए हम फूड को तो हमारी प्रायोरिटी है ही, पर आज हम लोग लगातार हमारे किसानों को जो रेम्यूनरेटरी प्राइजेस चाहिए वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन है। और हमारे अभी एक ही उदाहरण आपको मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जब बात हुई कि मक्के से इथेनॉल बनाने की, तो वही बात आई कि फूड वर्सेस फ्यूल की चर्चा हुई। काफ़ी लोगों ने अपनी बातें रखी। अंतिमता जब प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट में चर्चा हुई, तब आग्रह से हम सब लोगों ने मैंने उनको प्रार्थना की एक बार ट्राई तो करके देखिए। और मुझे खुशी है कि कॉर्न की एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी और मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी। और जब से इथेनॉल शुरू हुआ, अब बिहार और यूपी में कॉर्न की प्राइस 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई। अब कॉर्न का जो एकरेज है वो 3 गुना बढ़ा है। बिहार, यूपी, इवन सभी राज्यों में वो इसलिए बढ़ा है कि कॉर्न के कारण आज विशेष रूप से किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। और इसलिए इस देश के किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो हमें बायोफ्यूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसका जिक्र किया गया कि शुगर इंडस्ट्री की स्थिति बीच में बहुत ही खराब थी, अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। 2-2 साल, 3-3 साल तक के पैसे किसानों के गन्ने के नहीं मिले थे। उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी समस्या थी। और स्वाभाविक रूप से उस समय जब इथेनॉल शुरू हुआ, उसके कारण 3-3, 4-4 साल जो पैसे नहीं मिल रहे थे, आज लगभग किसानों को उनके पैसे मिल रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री दे रही है। इसका कारण अगर कोई है तो इथेनॉल का प्रोडक्शन है। अगर ये नहीं होता तो अभी तक ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जितने शुगर फैक्ट्री चल रही है, अगर इथेनॉल नहीं होता तो इसमें से 75% इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती, ख़त्म हो जाती। मैं ये अनुभव के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं विदर्भ में 4 चीनी मिलें चलाता हूँ और उसका दुख और दर्द क्या है ये मैं समझ सकता हूँ। तब मुझे बहुत देरी से समझ में आया कि इमोशंस एंड व्यवहार, इसमें बहुत डिस्टेंस है। ये समझने के लिए 15 साल बहुत लॉस करना पड़ा। मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और जब मैंने ये देखा, मैं किसान का पुत्र हूँ, तब मैंने देखा कि परिस्थिति बहुत गंभीर है। और तब मैंने तय किया कि अभी मैं जीवन में अगर कुछ करूँगा तो मैं अपने जीवन को ये कम से कम आत्महत्या रोकने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और तब से मैं लगातार एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, पर ना कभी वो पब्लिश होता है, ना कभी किसी को जानकारी में इंटरेस्ट है। मैं रोड और ब्रिजेस और टनल बना रहा हूँ, इसकी चर्चा विश्व में हुई, पर किसानों में मैं क्या काम कर रहा हूँ इसकी शायद इसका उतना महत्व हमारे आज की इकोनॉमी में और सोशल सिस्टम में नहीं है। पर मुझे उसका दुख नहीं है। मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 6 कृषि विज्ञान पर है, तो मैं तो लगातार उसमें काम कर रहा हूँ। और मैं ये समझ सकता हूँ कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान की हालत जिस दिन तक नहीं बनेगी,
बदलेगी नहीं तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए कि इथेनॉल ये हमारे लिए एक शुरुआत है। और मैं ये मानता हूँ कि इथेनॉल ये शुरुआत है पर ये एंड नहीं है। मैं विशेष रूप से प्राज इंडस्ट्री को और ARI को धन्यवाद दूंगा कि इथेनॉल के बाद उन्होंने आइसोब्यूटेनॉल पर काम शुरू किया और अभी जो प्रयोग वो कर रहे हैं उसमें से 10% डीजल में डाल सकते या नहीं डाल सकते उसका प्रयोग उन्होंने किया। और किर्लोस्कर के साथ 100% आइसोब्यूटेनॉल पर उन्होंने इंजन भी तैयार किया जो आज लॉन्च हुआ। और आइसोब्यूटेनॉल इज ए अल्टरनेटिव फॉर डीजल। हमें जितना पेट्रोल लगता है उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा डीजल लगता है। और डीजल हजार्डस फ्यूल है। प्रदूषण की जो मुख्य समस्या है वो डीजल और पेट्रोल के कारण ज़्यादा है। और इसलिए आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से ये आइसोब्यूटेनॉल भी एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए वरदान हो सकता है। रिसर्च होने के बाद, ट्रायल होने के बाद, हमारे उसके स्टैंडर्ड निश्चित होने के बाद जब इनका प्रस्ताव पेट्रोलियम मिनिस्टर को जाएगा और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में उसको जब हम मान्यता मिलेगी, उसके बाद में जब इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट आइसोब्यूटेनॉल का जो होगा, क्योंकि इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनेगा, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है जिसकी बात अभी प्रमोद चौधरी जी ने भी अपने भाषण में की है, हमारे आप सबको इसकी कल्पना नहीं होगी कि हमारे पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन परेली होती है, राइस स्ट्रॉ, और इसको लोग जला देते हैं। अब 400 प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हुए हैं जिसमें से 90 प्रत्यक्ष रूप से शुरू हुए। तो 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। और ये बायो CNG से भी अब ट्रक, ट्रैक्टर, बस सब कुछ उसमें काम में आ रहा है। और अब इसके कारण अब परेली जो है वो जलना बंद हो गया है, यानी वेस्ट में वैल्यू क्रिएट हुई है। मैं अक्सर 2 बातों का जिक्र करता हूँ, नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं तो राजनीति में हूँ और ऐसा बहुत अनुभव आता है। और जो मासेस में काम होता है तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो गुड पर्सन इन ए बैड एटमॉस्फेयर गलत हो जाता है और बैड पर्सन इन ए गुड एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। अभी हमने 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके दिल्ली मुंबई हाईवे, हमारा UR2 दिल्ली का, ढोलारो अहमदाबाद हाईवे, अब अनेक जगह पर हाईवे में हम ये म्यूनिसिपल वेस्ट को हमने यूज़ किया है। और मुझे खुशी है कि प्राज ने सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जो परेली है, बायोमास है, इसका उपयोग करके बिटुमिन तैयार किया, बायो बिटुमिन। और पहला रोड प्राज और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की मार्गदर्शन में जबलपुर से नागपुर हाईवे पर 1 किलोमीटर का रोड बना। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिपोर्ट दिया कि दिस इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब हमारे देश में 95 लाख टन बिटुमिन लगता है और मैं रोड मिनिस्टर हूँ, हम ही मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं। अब उसमें से केवल 45 लाख टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी की क्षमता है। और हमारा एक ड्रीम है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा किसान ईंधन दाता है, हमारा किसान बिटुमिन दाता है, हमारा किसान हवाई ईंधन भी बना रहा है, हमारा किसान हाइड्रोजन भी बना रहा है। और आने वाले समय में पावर से लेकर, ईंधन से लेकर, बिटुमिन से लेकर हवाई ईंधन तक अगर किसान बनाएगा
तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कितनी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट होगा, ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन क्रिएट होगा और आत्मनिर्भर भारत उससे कैसे बनेगा, यही बात हमको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए आज सब बातों में बिकॉज ऑफ रिसर्च हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं प्रमोद चौधरी जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो इन सब बातों के पायोनियर हैं। और मैं ये जानता हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स जो बात करता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखता। लोग तो कभी उस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। और ये बात करते करते कितनी तकलीफ होती है इसका अनुभव मुझे है। यूरो 6 के एमिशन नॉर्म की बात कर रहे थे गुलाटी जी, तब 5-6 बार मीटिंग हुई और मैंने कहा कि भाई देखो, तो अब एक बड़े कंपनी के एमडी थे, मेरे मित्र थे वो मेरे पास अकेले में आए, बोले आप ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो, क्यों इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हो। मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। बोले नहीं हो पाएगा। मैंने बोला होगा। बोले कैसे होगा। मैंने बोला मैंने जिसको हाथ लगाया वो हुआ ही है, आप विश्वास रखो। और जब फाइनल मीटिंग में मैंने सबको कहा कि तुम आएंगे तो तुम्हारे साथ, नहीं आएंगे तो तुम्हारे बिना, और विरोध करेंगे तो उसके बावजूद यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को मंजूर कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट। और मुझे खुशी है कि आज हम यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके, और जिसका कारण ये हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज हमारे 2 व्हीलर्स, ये हीरो, बजाज, टीवीएस, होंडा, सब 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। ये टोयोटो से लेकर हमारी सुजुकी और ये सब अभी इनकी बाहर जाने लगी सब गाड़ियाँ। मर्सिडीज़ के चेयरमैन मुझे मिले, वो मुझे बता रहे थे कि अब धीरे धीरे पूरी इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ होगी, सब मॉडल, और हम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे। आने वाले दिनों में इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन के कारण निश्चित रूप से एक नया चेंज वर्ल्ड में हमारे कारण आएगा। और मेरा विश्वास है कि आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 3 पर है, पर जिस प्रकार से हमारा रिसर्च हो रहा है, हमारा इनोवेशन हो रहा है, हम लोग इसमें हमारी टेक्नोलॉजी को प्रूव कर रहे हैं, वो दिन अब दूर नहीं है कि आने वाले 5-6 साल में हम वर्ल्ड के नंबर 1 के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनेंगे। और जब बनेंगे तो इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रदूषण में क्या होगा आप सोचिए। आज हमें 85% ऑफ हमारी एनर्जी इंपोर्ट होती है, और मेरा विश्वास है कि हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे, और ये संभव है। मैं प्राज इंडस्ट्री को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी ये सब रिसर्च कर रहे, इसमें एक बात पर भी करिए कि अभी हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो थर्मल पावर प्लांट में है। अभी मैं पावर मिनिस्टर के साथ बैठा और वो पैलेट तैयार करके वो 7 रुपये 11 रुपये किलो तक ले रहे हैं, और हमारे देश में 17% लैंड वेस्ट लैंड है। जब हमारे पुणे के ही मोहन धारिया जी अन्ना मंत्री थे तो वेस्ट लैंड पर उन्होंने एक बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार किया। उन्होंने मुझे वो दिया था जब मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है, बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो काम मुझे दिया था, तब अन्ना ने मुझे वो रिपोर्ट दिया था। और 17% लैंड ऐसी है जो वेस्ट लैंड है, उसमें कुछ नहीं होता। फिर कोल इंडिया, मैग्रीजोर्ब इंडिया, सब पहाड़ पड़े हुए हैं, और वहाँ अगर हम बाम्बू लगाएंगे तो कम से कम 50 टन पर एकड़ बाम्बू आ सकता है। और ये बाम्बू से इथेनॉल बन सकता है, सीएनजी बन सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है, और इससे रोजगार भी निर्माण हो सकता है। और बाम्बू के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाम्बू ज़्यादा प्रमाण में अब्सॉर्ब करता है, तो हमारे प्रदूषण की भी समस्या सुलझाई जा सकती है। अभी मेरा लड़का पावर प्रोजेक्ट डाल रहा है, तो बड़े बड़े कंपनी जो थी उन्होंने कहा कि आपको कोल बेस होगा तो हम आपको कोटेशन भी नहीं देंगे। फिर उसने लिख के दिया कि 20% मैं ग्रीन फ्यूल यूज़ करूँगा, तब उसको कोटेशन मिला।
तो आने वाले समय में बाम्बू की कैलोरिक वैल्यू जो है, बाम्बू को काट दिया जाए टुकड़े के 8 mm के, तो उसका 10% मॉइस्चर और कम हो गया तो कैलोरिक वैल्यू 4000 आएगी, 4200। और कोयले जो लो क्वालिटी का कोयले, हमारे यही होता है नागपुर में पूरा कोयले ही उधर, तो उसकी कैलोरिक वैल्यू 4000 है और उसकी कीमत जो है कोल की 4200 रुपये पर टन पड़ती है। हमारे वेस्टर्न कोल फील्ड है। तब आप अगर हम ये बाम्बू तैयार करेंगे तो इसकी कैलोरिक वैल्यू से तुलना करें तो वो 4000 रुपये इक्विवेलेंट टू कोल आएगी। और कोल बाम्बू का उपयोग होगा तो CO2 के जो प्रदूषण है वो भी नहीं हो रहा, पर इसमें बाम्बू को तोड़ना, उसको काटना, उसके तैयार करके पावर प्लांट पे पहुंचाना, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके कारण सबसे बड़ा हमारी समस्या है, प्रदूषण की समस्या सॉल्व होगी, पर एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगे। और आज अभी ने इसको मान्य किया है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और बाम्बू लगा रहे लोग। और इसलिए बाम्बू को मैंने कहा हमारे यहाँ सब शुगर फैक्ट्री वालों को, जहाँ यहाँ कुछ लोग हैं, निम्बाड़कर जी है, मैं उनको सबको कह रहा हूँ कि अब गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे ये जायरात कर दो तो भी प्रॉफिट में है। बॉयलर में बगास जलाने के बजाय बगास से CNG बनाओ बायोडाइजेस्टर में डालकर, और CNG के बजाय अगर आगे चल जाए तो हाइड्रोजन बनाओ और बाम्बू का उसका उपयोग करो, तो ये बहुत सस्ता रॉ मटेरियल है। तो आने वाले समय में चौधरी साहब उस पर भी काम करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी मैं उनको बताऊंगा कि हमने अभी रिसेंटली हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है 10 रूट पर, और इसमें हमने टाटा मोटर्स के अभी 3 ट्रक मैंने लॉन्च किए दिल्ली में। उसमें 2 है वो IC इंजन हाइड्रोजन पे चलता है और तीसरा ट्रक जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलता है। और जो 4 रूट हमने तैयार किए हैं उसमें से हमारा उस काम भी चालू हुआ है। उसमें ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली आगरा, भुवनेश्वर कोणार्क पुरी, अहमदाबाद वडोदरा सूरत, साहिबाबाद फरीदाबाद दिल्ली, पुणे मुंबई, कोची, कोची इडापल्ली, जामनगर अहमदाबाद और विशाखापट्टनम और बयावरम। अभी मैं विजयवाड़ा था तो चंद्रबाबू नायडू जी को जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ नागपुर मिलने के लिए आता हूँ। वो बोले मैं हाइड्रोजन पे काम करना चाहता हूँ। तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर एंड द फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोजन के कारण जो ग्रीन हाइड्रोजन है, मुझे लगता है कि हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए इसमें भी प्राज से हमें अपेक्षा है कि इसमें भी आप जरूर काम करिए। जो रिसर्च करके जो आपने बायोफ्यूल, आज का वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, और हमें 85% फॉसिल फ्यूल हम डिपेंडेंट हैं, 85%, 22 लाख करोड़। और हम इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी चौधरी साहब फिर भी इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसका कारण गाड़ियों मैन्युफैक्चर हो रही है। और मुझे लोग पूछते हैं कि तुम इलेक्ट्रिक की बात करते हो, इथेनॉल की बात करते हो, फिर ये सब तुम सब बातें करते हो, तो इसके असर सैचुरेशन नहीं होगा। तो मैंने उनको मेरी भाषा में कहा, तुम में जितना दम हो उतनी पटक लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉसिल फ्यूल हमको लग रहा है। अभी अतुल जी थे, उस दिन मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कहा था कि आपकी पूरी मशीनरी आप अभी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल पे बनाओ। JCB ने मेरे कहने के कारण JCB बनाया, रशिया में एक्सपोर्ट किया उन्होंने। अब आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आइसोब्यूटेनॉल पर, CNG पर, LNG पर, मेथेनॉल पर, इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन बनाकर आएगा। जैसे आज हीरो ने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल बनाई, टोयोटा ने फ्लेक्स इंजन की इनोवा बनाई। मैं सब ये प्रचार करके घूमता हूँ कि भाई ये अल्टरनेटिव है, इसमें सस्ता है। देखो, ये पर्यावरण को बचाने के लिए आपके जेब से 1 रुपया ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये टोयोटा की इनोवा गाड़ी मेरे पास है 1 साल से, और वो गाड़ी इथेनॉल पे चलती है, 100% पावर भी जनरेट करती है। और पेट्रोल के एवरेज की तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर होता है। यानी इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है।
पोल्यूशन फ्री है और स्वदेशी और स्वावलंबन के विचारों के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली है। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज इस बात को विश्व में मान्यता मिली है। मैं ब्राज़ील में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए गया था और जब ये अभी मरीन फ्यूल भी आ रही है, हमारे यहाँ में शिपिंग मंत्री था, आज हमारे इसमें जिस प्रकार का प्रदूषण शिपिंग में होता है उसके लिए अल्टरनेटिव फ्यूल आई। अब एविएशन में तो ऑलरेडी आ गया, अभी हम पानीपत में एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। ये स्पाइस जेट का और आपने टाटा का इस तरह का भी फ्लाइट, मैं भी एक फ़्लाइट को मैंने भी लॉन्च किया था, देहरादून से दिल्ली आया था 15% बायो एविएशन फ्यूल यूज़ करके। अब वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में एविएशन फ्यूल बनेगी किसानों के कारण, इस देश में इथेनॉल किसानों के कारण बनेगा, इस देश में आइसोब्यूटेनॉल किसानों के कारण बनेगा। और गेहूँ, चावल, मक्का और शुगर से गांव का भविष्य नहीं बदल सकता। अगर ये फ्यूल का पैसा ये अगर गांव के इकोनॉमी में जाएगा, गरीब के जेब में जाएगा और किसानों के जेब में जाएगा, तो स्मार्ट सिटीज़ नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे। इतना उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। आज मुझे खुशी है कि इन सब बातों को मान्यता मिली, रिकग्निशन मिला, रिस्पेक्ट मिला। पर जो पायोनियर के रूप में प्रमोद चौधरी जी ने प्राज के रूप में जो काम किया, ये बायोफ्यूल के इतिहास में उनका नाम सुवर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब आज मुझे मालूम नहीं 25 साल हुए कि 22 साल हुए, पहली बार जब उनको मिला था, तब से वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं। और आज उनके साथ जो टीम है, उन्होंने ARI के लोगों ने, किर्लोस्कर को भी धन्यवाद दूंगा। मैं कितने दिन पहले आया, 22 साल पहले आया था और मैं इनको कह रहा था ये बनाओ। अब कोई 22 साल के बाद क्यों ना हो, पर ये इन्होंने बना दिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं रखता था। कोई भी बात जब आउट ऑफ बॉक्स होती है तो आजू बाजू के लोग भी विश्वास नहीं रखते हैं और उसको टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि वो टाइम अब निकल गया है, अब दौड़ने का समय आया है। और वो दिन हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 0 होगा। अब आप मुझे बताइए कि 22 लाख करोड़ आज के हैं, ये कितने बढ़ते जा रहे हैं। और ये पैसा इंपोर्ट में हमारे देश के बाहर जा रहा है, वो बचकर जब इंडियन इकोनॉमी में रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में जाएगा। और मैं तो लगातार इसका पक्षधर हूँ कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित हमारी इकोनॉमिक बेस को बढ़ाना चाहिए। तो आप ही समझिए कि इसका परिणाम क्या होगा। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक अच्छे युग की शुरुआत हो रही है। और किर्लोस्कर, चौधरी जी, प्राज इंडस्ट्रीज, ARI, इन सब के अधिकारी, साइंटिस्ट, इन सब के प्रयासों के कारण ये हुआ है। ये देश के इतिहास का बहुत गौरवशाली इतिहास है। और ये विशेष रूप से इसकी जो शुरुआत है वो आगे बड़ी ऐतिहासिक फल हमारे देश को मिलेगा। जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री कहते कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनेगी। ये कैसे बनेगी? अगर ये पैसा बचेगा तो जरूर बनेगी। और आप चिंता मत करिए, मैं रोड बना रहा हूँ, बहुत एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। अभी नया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की शुरुआत कर दी, वो पुराना हो गया। तो आने वाले समय में इतने रोड बन रहे हैं। और मैं अक्सर लोगों को, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मैं लाखों करोड़ों में बात करता हूँ और पत्रकारों को बोलता हूँ लिख लो, मेरी एक भी बात नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दो। कोई हिम्मत नहीं इनके लगाने की, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। इस साल मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि मुझे 10 लाख करोड़ के रोड अवार्ड करने हैं। और कैपिटल मार्केट में तो मैं तो छोटा आदमी हूँ, पर मेरा नाम चिपक जाता है। तो 7 दिन का शेयर जो सब्सक्राइब हुआ वो 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। कोई पैसे की कमी नहीं, AAA रेटिंग है। और अब मैंने तय किया कि बड़े लोगों को फ़ायदा नहीं देना है। आप लोगों को प्रार्थना कर रहा हूँ कि NHAI के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्विट मॉडल के बॉन्ड खरीदी करो। मैं 8.05% इंटरेस्ट ईयरली आपको दूंगा और जो रिटायर्ड लोग हैं उनके अकाउंट में मंथली जमा करूंगा।
और पहले इन्वेट की कीमत जो 100 रुपये थी वो 160 रुपये हो गई। यानी तुम्हारा रिटर्न 18 से 22% में मिलेगा। अब बैंक में डिपॉजिट का दर क्या है मैं आपको नहीं पूछता। NHI AAA रेटिंग है और हमारा टोल का इनकम अभी 55,000 करोड़ है और नेक्स्ट 2 इयर्स में 1,40,000 करोड़ है। हमारी गारंटी है, आप चिंता मत करिए। मैं गरीब लोगों के पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और रोड बनेंगे तो गाड़ी आएगी। इस बार योगी जी ने मुझे बताया कुंभ में, उनने कहा कुंभ के सब प्रॉब्लम समस्या आपके कारण निर्माण हुई। मतलब मेरे कारण कैसे निर्माण हुई? बोले आपने इतने अच्छे रोड बनाए हैं कि केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से गाड़ियां ले लेके लोग आए कुंभ में, प्रयागराज। अब नासिक में कुंभ हो रहा है तो नासिक का रिंग रोड बना रहे, तो मैंने देवेंद्र जी को कहा कि 10 लाख गाड़ियों का पार्किंग रिंग रोड पर करो और एक नई फ्लैश चार्जिंग बस अभी हम नागपुर में शुरू कर रहे हैं। और मैंने कहा ये ऐसी बस चलो, कोई आत्मनिर्भर नासिक की गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि कुंभ में इतने लोग आए। तो आने वाले समय में रोड अच्छे बनेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैसा कमाने वाली है। मैं कोई रॉयल्टी नहीं मांग रहा हूँ गुलाटी जी। बायोफ्यूल में आप लोग अच्छा काम करेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है और इसी कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। राज्य सरकार, भारत सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा, इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और हमारे सपने का हिंदुस्तान निश्चित रूप से जो सपना है वो पूरा होगा। और इस सपने की शुरुआत जो थी वो प्राज इंडस्ट्री ने बायोफ्यूल में शुरू करके की है। मैं हृदय से फिर से एक बार उनको, किर्लोस्कर संजय को और IRI के सभी प्रमुख अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।